नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कुछ भी ले लो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उनके पास आयंस में डिसोसिएशन नहीं होता। वाटर की जो मोलैरिटी होती है वो 55.5 मोलर होती है। तो इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka इंटू Kb हमेशा किसके इक्वल होता है? Kw के इक्वल होता है। अगर मान लो आपके पास एक कोई सॉल्यूशन है, उसमें मैं एसिड ऐड कर दूं तो क्या होगा? उस सॉल्यूशन की पीएच डिक्रीज करने लगेगी। मैक्सिमम बफर एक्शन का मतलब होता है किसी भी बफर की वो कंडीशन जिसमें उसकी पीएच चेंज को रजिस्ट करने की कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से CuCl2 की सॉल्युबिलिटी अमोनिया सॉल्यूशन में बहुत ही हाई होती है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूं यार सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम राहुल डूडी है और मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं माइंड मैप सीरीज में। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, आप सब लोगों की स्क्रीन पे लिखा है, चैप्टर का नाम आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। हम लोग लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं माइंड मैप सीरीज। इसका यूएसपी आप लोगों को पता है, लगभग 1 घंटे में हम लोग पूरा चैप्टर कवर करते हैं इस माइंड मैप सीरीज में। ऑलराइट, और कोशिश करते हैं कि हर एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए, वो इस सीरीज में, इस सेशन में इंक्लूड किया जाए। जितने भी फॉर्मूले होते हैं सारे फॉर्मूले हम लोग सेशन में लिख लेते हैं। एक चैप्टर का फ्लो चार्ट हमें पता लग जाता है, सीक्वेंस पता लग जाता है, और रिवीजन में ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है ना। आप इसको शॉर्ट नोट्स की तरह भी ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन? तो स्टार्ट करें फिर सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, इस सेशन को कौन सा बच्चा देख सकता है? वही बच्चा देखे जिसने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रखा हो, है ना। जिसने नहीं पढ़ रखा होगा और वो ये वाला सेशन देख लेगा तो फालतू में 2 बात सुनाएगा मुझे, बोलता है मास्टर को पढ़ाना नहीं आता, है ना। ये क्या कर रहे हो सर आयोनिक इक्विलिब्रियम? हमारे स्कूल में तो, स्कूल की बात नहीं करूंगा, है ना। स्कूल में तो कुछ भी हो सकता है भैया। स्कूल टीचर्स बड़े वो होते हैं, मतलब टैलेंटेड होते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम एक लेक्चर में निपटा देते हैं वो, जिसको खत्म करने में हमें यहाँ पर टाइम लगता है कम से कम 20 घंटे के लगभग। वो लोग बोलते हैं आज स्टार्ट किया कल खत्म, फिनिश, है ना, 1.25 घंटे की क्लास में। और डिपेंड करता है कि एग्जाम कितना नजदीक आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग सिलेबस को खत्म करवा देते हैं, है ना। तो उतने टैलेंटेड हम लोग नहीं है, बट स्टिल स्कूल की बात नहीं करूंगा। हाँ, कोचिंग वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा ये वाला जो चैप्टर है स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा सा मुश्किल आता है ना, क्योंकि अपने आप में बड़ा चैप्टर भी है और काफी सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर आप लोगों ने एक बार अच्छे ढंग से देख लिया है, कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, फिर इस वाले सेशन को देखोगे, आई कैन गारंटी यू तुम्हें मजा आ जाएगा और तभी तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ पूरा चैप्टर अच्छे ढंग से रिवाइज हुआ है ना। नहीं तो जिसने चैप्टर नहीं पढ़ेगा ना, उसको नहीं समझ में आएगा। दूसरी चीज, उसको पता भी नहीं लगेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ है और कैसे, है ना। और फिर तुम लोग मुझे ब्लेम करोगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूं, है ना। अब ये सीरीज है, इसका यूएसपी यही है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्लास में कवर करना है। आइए फिर, तो सर क्या क्या पढ़ाने वाले हो आज? पूरा चैप्टर, हर टॉपिक इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं, कवर करने वाला हूं। हाँ, चाहे भले उसका डेरिवेशन ना करवाऊं, चाहे क्या मतलब नहीं करवाऊंगा, डेरिवेशन ना हो, लेकिन फॉर्मूला उसका जरूर लिखेंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सारी दुनिया जानती है, क्योंकि अब तक आप लोगों को पता लग ही गया होगा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो, जिनका एक्वा सॉल्यूशन ले लो या फिर मोल्टन स्टेट ले लो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कुछ भी ले लो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उनके पास आयंस में डिसोसिएशन नहीं होता, ठीक है ना। और ये भी आप लोग जानते हो कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, आपने इनको 2 तरह से क्लासिफाई किया। कौन किस किस तरह से? एक होता है दादा इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, और दूसरा आपका आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यस, दूसरा आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अगर आप एग्जांपल्स देखोगे तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो। शुगर आप लोग इसमें लिख सकते हो, यूरिया लिख सकते हो, ग्लूकोज लिख सकते हो, है ना, इस केस में आता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उसको भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ये 100% आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसमें कौन कौन आता है? एक आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, आप इसमें लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो आपके सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वाली कैटेगरी में आते हैं। अगर वीक की मैं बात करूं तो इस केस में आता है आपका वीक एसिड, साथ में आता है वीक बेस, और कुछ जगह पर इसको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी आप इस केस में लिख सकते हो। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है ऐसे सॉल्ट्स जो कि बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, और जब तक सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं कहा जाए हम लोग बोलते हैं पानी ही सॉल्वेंट यूज किया जाता है। आइए फिर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एसिड्स एंड बेसिस के बारे में सीखने वाले हैं। एसिड बेस की 3 थ्योरीज है जो हमें पढ़नी होती है इस चैप्टर में, आरिनियस, ब्रोंस्टेन, लोरी और लुईस कॉन्सेप्ट। आरिनियस थ्योरी क्या कहती है कि एसिड कौन है?
एसिड वो है जो H प्लस दे दे, और बेस वो है जो क्या करे, OH माइनस आयन दे दे इन वाटर, है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है। इन एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस H प्लस देगा वो एसिड होगा, और जो OH माइनस देगा वो बेस होगा। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि जो H प्लस होता है दादा वो वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हो आप लोग, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, आर्रेनियस कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो आर्रेनियस है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या है कि सबसे पहली चीज तो वाटर में H प्लस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसने बोला कि वो सब्सटेंस जो वाटर में H प्लस देंगे वो एसिड होंगे। चेक किया गया तो वाटर में आपको H प्लस नहीं मिला, क्योंकि वो H प्लस किस में कन्वर्ट हो चुका था, H3O प्लस में। और बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो H प्लस और OH माइनस नहीं देते एक्वस सॉल्यूशन में, बट स्टिल दे आर एसिड्स एंड बेसिस। तो उसको इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। फिर आया आपका ब्रॉन्स्टेन लोरी। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो एसिड होता है वो H प्लस डोनर होता है ना, H प्लस डोनेट करता है, और जो बेस होता है वो H प्लस एक्सेप्टर होता है। जो H प्लस लेगा वो बेस, जो H प्लस देगा वो एसिड। लेकिन यहां पर एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं है ना। अगर मान लो कोई भी आपका एसिड था, उसने H प्लस दिया, H प्लस देने के बाद उसका बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। और अगर मान लो आपका कोई बेस है, उस बेस ने H प्लस लिया, उसके बाद उसका बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड। अगर मान लो आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, और जस्ट इसका ऑपोजिट वीक एसिड है तो इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर मान लो आपका वीक बेस है तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा, और अगर मान लो आपका वीक एसिड है तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर भी अगर हम लोग लिमिटेशंस की बात करें तो ये बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं जो कि H प्लस नहीं देते, बेस ऐसे हैं जो H प्लस नहीं एक्सेप्ट करते, बट स्टिल दे बिहेव एज एसिड्स एंड बेसिस। सबसे लास्ट में आता है आपका लुईस कॉन्सेप्ट। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि ये बात करता है किसकी टर्म में, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। इसका ये कहना है कि जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है ना। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, और जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है ना। लुईस एसिड वो सब्सटेंसेस होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, वो इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंसेस होते हैं, उन पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर उनके पास क्या प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट वन लोन पेयर प्रेजेंट होगा उनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद। डन। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये तो सारी दुनिया जानती है। क्या जानती है दुनिया, सर दुनिया तो बहुत कुछ जानती है, आप बताओ। वाटर जो होता है अगर मैं इसका डिसोसिएशन करवाऊं तो ये होता है दादा H3O प्लस प्लस OH माइनस में। वाटर का जो आयोनिक प्रोडक्ट है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसको दिखाया जाता है KW से। उसका एक्सप्रेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। दिस KW इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या कहा जाता है इसको दादा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। डन, मेरी बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं एट 25 डिग्री सेल्सियस की, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो KW की वैल्यू होती है वो 10 टू द पावर माइनस 14 होती है। और अगर मान लो आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर का मतलब क्या है कि उसमें H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी, और वो कितनी होनी चाहिए, 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर होनी चाहिए। यस, क्योंकि जब ये भी 10 टू द पावर माइनस 7, ये भी 10 टू द पावर माइनस 7, तभी जाके आपका KW का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 आने वाला है। यस, और अगर मान लो आपका एसिड कोई भी सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा होनी जरूरी है, और अगर बेसिक है तो यही चीज जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। डन। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर ले लिया 90 डिग्री सेल्सियस, तो एक बात ध्यान रखना, KW का वैल्यू कितना हो जाता है, 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाता है। यहां से मुझे यह पता लगता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो KW का वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा। यस, बहुत बढ़िया सर। अब इसके बाद आपको यह भी पता होना जरूरी है, इस केस में क्या पता होना जरूरी है, आपको यह भी पता होना जरूरी है कि जो वाटर की मोलैरिटी होती है, यस क्या होती है, वाटर की जो मोलैरिटी होती है, वाटर की जो मोलैरिटी होती है वो 55.5 मोलर होती है। कितनी होती है, 55.5 मोलर होती है। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। यस, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, और इसकी वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 और 10 टू द पावर माइनस 12 होने वाली है। बहुत बढ़िया सर, आगे चलते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो, अगर मान लो आपने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉग ले लिया तो पीएच बन जाता है। एक और होता है पीओएच, अगर आपने OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉग ले लिया बेटा तो बन जाता है पीओएच। और अगर मान लो आपने माइनस लॉग ले लिया किसका, केडब्ल्यू का, तो इट बिकम्स पीकेडब्ल्यू। यस, वो क्या बन जाता है, पीकेडब्ल्यू। एक छोटा सा शॉर्टकट है, वो भी आप लोग चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। अगर मान लो आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना दे रखा है, x इंटू 10⁻⁻⁻y मोलर दे रखा है, तो आप बोलोगे सर पीएच का वैल्यू होगा y माइनस लॉग x, है ना, y माइनस लॉग x। ये चीज आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। डन। और देखो, हम लोगों ने ये भी लिखा था कि जो KW का वैल्यू होता है बेटा 10⁻⁻14 है, इसका मतलब जो PKW होगा वो होगा 14। यस, हम लोगों ने ये लिखा था कि जो KW होता है, जो KW होता है वो इक्वल होता है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। यहां से आप लोग ध्यान रखोगे PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH, पीएच प्लस पीओएच। लेकिन ये कौन से टेम्परेचर पे है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। और 25 डिग्री सेल्सियस पे अभी हम लोगों ने लिखा पीकेडब्ल्यू का वैल्यू 14 है, इसका मतलब पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। तो यहां से एक स्केल डिजाइन किया गया, यहां से एक स्केल डिजाइन किया गया था, और वो जो स्केल था उस पे नंबर लिखा था बेटा, कहां से कहां तक, 0 से 14 तक, उसको बोला गया पीएच स्केल, है ना। और मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बीच में आता आपका 7। यस, अगर पीएच 7 से ज्यादा है इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक होगा, जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। अगर पीएच सॉल्यूशन 7 से कम है इसका मतलब वो एसिडिक होगा, और जितनी कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। ये भी मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एट 90 डिग्री सेल्सियस की, अगर मैं बात करूं 90 डिग्री सेल्सियस की, तो आप लोग कहोगे कि सर पीएच प्लस पीओएच का जो वैल्यू होगा वो पीकेडब्ल्यू के इक्वल होगा, लेकिन पीकेडब्ल्यू उस केस में कितना होगा, 12 होगा। तो अगर आप 90 डिग्री पे पीएच स्केल बनाते हो, 0 से 12, बीच में आएगा बेटा 6, और ये जो 6 होगा सर इसमें होगा न्यूट्रल, सर ये होगा बेसिक, 6 से ज्यादा पे बेसिक और 6 से कम पे एसिडिक, है ना। तो पीएच स्केल जो होती है दादा वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। कुछ नहीं कहा जाए तो हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस वाली पीएच स्केल बना के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डन, बहुत बढ़िया सर, आगे चलिए। अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं वीक एसिड और वीक बेस के आयनाइजेशन की, और साथ साथ उनकी पीएच कैलकुलेट कैसे करें इस चीज की भी, है ना। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, सारी दुनिया जानती है। यस, और इसका जो आयनाइजेशन होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, यहां पर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड है, 100% टाइम्स में डिसोसिएट होगा नहीं, तो इसका कुछ पार्ट अभी भी अनडिसोसिएटेड पड़ा रहेगा। तो इसका वो पार्ट जो अभी अनडिसोसिएटेड पड़ा है और इसके जो आयंस हैं इनके बीच जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, दैट विल बी नोन एज क्या, आयोनिक इक्विलिब्रियम। और अगर मान लो इस वीक एसिड के आयनाइजेशन का मैं एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दूं, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन N2H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ठीक है ना। ये आपका बन जाता है Ka, और Ka क्या होता है, ये है साहब आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। क्या होता है दादा, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, है ना। ए से मुझे पता लग रहा है, मैं ऐसे कह सकता हूं Ka का वैल्यू जितना ज्यादा होगा या फिर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। आपका जो एसिड है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, है ना। एक टर्म और होती है pKa, तो पीके क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के। अगर आपने के का माइनस लॉग ले लिया तो बन जाता है पीके, और अगर मान लो के ज्यादा है इसका मतलब पीके का वैल्यू कम होगा। तो इनमें से कुछ भी लिखा हो बात एक ही है। इस पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक। अच्छा, अगर मैं मान लेता हूं कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है और इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है, अल्फा, तो एक फॉर्मूला बन जाता है Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और एक चीज आप और ध्यान रखो, वीक एसिड के लिए जो अल्फा का वैल्यू होता है वो 1 से काफी छोटा होता है, और काफी छोटा इसका मतलब 1 माइनस अल्फा की वैल्यू लगभग 1 के बराबर होगी। अगर आप ये वाला अप्रोक्सीमेशन इसमें यूज करते हो तो के का फॉर्मूला बन जाता है C अल्फा स्क्वायर, और यहां से अगर तुमसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछे तो ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K बाय C। डन।
अगर आपसे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पूछे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी दादा C अल्फा, और यहां पर अल्फा का अगर आप फॉर्मूला डालोगे तो वो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी अंडर रूट के ए इंटू सी, है ना। इनमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आपके बन सकते हैं। और अगर मान लो आपसे पीएच पूछे, अगर आपसे पीएच पूछे तो वो बनेगा हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ लॉग सी, ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। पीएच ऑफ वीक एसिड, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अगर आपको वीक एसिड समझ में आ गया तो वीक बेस का समझने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मेरी गारंटी है। जैसे मान लेते हैं वीक बेस आपका NH4OH है, ये अगर डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा तो NH4 प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसको ए की जगह बी लिख दो, है ना भाई। वहां वीक एसिड था, यहां वीक बेस है, तो जहां ए लिखा है सर उसकी जगह आप बी लिख दो, ठीक है। आप ऐसे कहोगे क्या, आप ऐसे कहोगे के बी जितना ज्यादा पीके बी उतना कम और OH माइनस उतना ज्यादा, आप बोलोगे स्ट्रेंथ ऑफ बेस उतनी ज्यादा हो जाएगी, वो वाला जो बेस है वो उतना ही ज्यादा होगा, यस, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। डन। अब यहां से अगर मान लो आप केबी का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन होगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आप बोलोगे वापस से सर अल्फा का वैल्यू 1 से काफी छोटा है, 1 माइनस अल्फा को लगभग 1 के बराबर कर दो, और अगर आपने ऐसा किया तो केबी का फॉर्मूला बन जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, और यहां से अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट के बी बाय सी। अल्फा इज इक्वल टू, वहां पर अंडर रूट के बाई सी था, यहां के बी बाई सी हो जाएगा। OH माइनस की जो कंसंट्रेशन आएगी वो सी अल्फा आएगी, और अल्फा की वैल्यू अगर यहां पुट करोगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट के बी इंटू सी। और अगर आप यहां से POH निकालना चाहते हो तो वो बनेगा हाफ ऑफ PKB माइनस हाफ ऑफ लॉग सी, एंड वेर इज सी, सी इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस बेस, है ना। तो वीक एसिड और वीक बेस के आयनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस इस जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई स्लाइड है, इस स्लाइड से सारे क्वेश्चंस आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। डन, बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो वीक एसिड के साथ कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट हो, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दादा, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, है ना। अगर मान लो आपका कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और आपने उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसका एक आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक आयन के साथ कॉमन है। अगर ऐसा है तो हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेनी होती है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें, इसी को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। यस, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो वीक एसिड और वीक बेस होता है उसका आयनाइजेशन डिक्रीज कर जाता है। और ये कब लगता है, जब आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो जिसका एक आयन उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक आयन के साथ कॉमन हो, है ना। और उस कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कहां से लेनी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले पार्ट से लेनी है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, केस वाइज हम लोग बात करेंगे दादा। इसमें जो पहला केस आता है, पहला केस है कि जो एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन है, एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टू द पावर -6 से ज्यादा है। एसिड या फिर बेस की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -6 से ज्यादा है। और जो सेकंड केस बनेगा वो एसिड और बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 10 टू द पावर -6 से कम होगा। ठीक है ना। ये दो अलग अलग केसेस आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ठीक, अगर मान लो इससे ज्यादा है 10 टू द पावर -6 से, तो आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। यस, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड और बेस गिव्स द concentration of H प्लस एंड OH माइनस आयंस। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कोई एसिड आया उसकी आप नॉर्मेलिटी निकाल लो। नॉर्मेलिटी निकालने का मतलब है आपने H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, और अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल गई तो फिर तो पीएच कैलकुलेट करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। जैसे मान लो ऐसे लिखा है 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, आपने कहा सर इसकी नॉर्मेलिटी होगी 4 नॉर्मल, और नॉर्मेलिटी का मतलब आपने क्या निकाल लिया, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, पीएच की कैलकुलेशन कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब मान लो आपने क्या किया, उस एसिड या फिर बेस को डाइल्यूट कर दिया और हमसे पूछे कि बताओ डाइल्यूशन के बाद पीएच कितना होगा, तो आप लोग फॉर्मूला लगाओगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, है ना।
तो आप क्या करोगे, अगर मान लो आपने एसिड को डाइल्यूट किया है तो N2 क्या देगा, डाइल्यूशन के बाद H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, और अगर आपने बेस को डाइल्यूट किया है तो N2 क्या देगा, डाइल्यूशन के बाद OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, है ना। और अगर मान लो आपने दो एसिड या फिर एसिड को मिक्स किया, दो एसिड को मिक्स कर दिया या फिर दो बेस को मिक्स कर दिया, है ना, तो इस केस में आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। अगर मान लो आपने दो एसिड को मिक्स किया है तो N3 किसकी कॉन्सेंट्रेशन देगा, H प्लस की, और अगर आपने दो बेस को मिक्स किया है तो N3 आफ्टर मिक्सिंग किसकी कॉन्सेंट्रेशन देगा, OH माइनस आयन की। लेकिन अगर मान लो आप लोगों ने गलती से एक एसिड के अंदर दादा एक बेस को मिक्स कर दिया है ना, तो उस केस में फॉर्मूला लगेगा N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, है ना, समझ में आ गई बारी बात। अगर मान लो N इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन एसिड के लिए ज्यादा है तो N3 आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देगा, और अगर N इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन बेस के लिए ज्यादा है तो आपको N3 OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन देने वाला है। डन। तो ये तो था वो केस जब आपका कॉन्सेंट्रेशन एसिड या फिर बेस का 10 टू द पावर -6 से ज्यादा था। इस केस में हमें वाटर से जो H प्लस और OH माइनस मिलते हैं उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती, कैलकुलेशन में हम लोग उसको हटा देते हैं। लेकिन अगर मान लो आपका एसिड या फिर बेस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -6 से कम है, उस केस में जो वाटर का H प्लस और OH माइनस आता है वो भी पिक्चर में आता है, उसको भी आपको H प्लस और OH माइनस टोटल में इंक्लूड करना पड़ता है। उसका अपना एक प्रोसेस है, एक लंबी चौड़ी इक्वेशन बनेगी, है ना, आपकी, और उसको सॉल्व करना रहेगा और फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको सामने डायरेक्ट लिख देता हूं, वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर मान लो आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -8, 9 या फिर इससे भी कम है तो सॉल्यूशन का pH लगभग 6.9 के आसपास आएगा। हमेशा ध्यान रखो, ऑप्शन में आपको एक ही वैल्यू ऐसी मिलने वाली है। और अगर मान लो ऐसा है OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7, -8 या फिर इससे भी कम है तो ऐसे सॉल्यूशन का pH लगभग 7.1 के इक्वल आएगा, है ना। तो आप चाहो तो आंख बंद करके एक ही ऑप्शन अगर ऐसा है तो उस पर टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लेकिन ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। अच्छा, ये हम लोगों ने बात कर ली कि भाई वीक एसिड का पीएच कैसे निकालें, वीक बेस का पीएच कैसे निकालें, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे निकालें, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे निकालें। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो आपने दो वीक एसिड को मिक्स कर दिया या फिर दो वीक बेस को मिक्स कर दिया तो उस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, वो चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट इसका भी मैं आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा। तो मान लो एक वीक एसिड है HX, इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट है Ka1, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है C1 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है α1 और C1। एक और वीक एसिड है HY, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka2, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन α2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C2, है ना। तो जो आपको H प्लस टोटल मिलेगा सॉल्यूशन में, जो टोटल H प्लस मिलेगा वो उसका फॉर्मूला बनेगा बेटा C1α1 प्लस C2α2। इस फॉर्मूले को याद रखिए और खुश रहिए, है ना। और जैसे ही आपको H प्लस टोटल मिला, pH क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, मतलब माइनस लॉग ऑफ C1α1 प्लस C2α2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं चाहता हूं आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखें, ठीक। अब देखो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे सर अगर हमें α1 का वैल्यू निकालना हो तो α1 का फॉर्मूला ये बनता है K1 अपॉन K1C1 प्लस K2C2, और अगर हम लोग आपको α2 निकालना हो तो वो बन जाएगा Ka2 डिवाइडेड बाय K1C1 प्लस K2C2, ठीक है ना। और अगर आपको α1 और α2 मिल गया तो इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे तो आपको H प्लस टोटल का एक और फॉर्मूला बन सकता है अंडर रूट K1C1 प्लस Ka2C2। ये वाला एक और फॉर्मूला है जो H प्लस टोटल निकालने के लिए यूज किया जाता है, और pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, है ना। सर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सर ये हमें कैसे पता लगेगा, बेटा ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे पता लगेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सर क्या दे रखा है मतलब आप अगर खुद सोच के देखो, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में C1 कॉन्सेंट्रेशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दे रखा है ना, कॉन्सेंट्रेशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दे रखा है तो आप लोग दिल खोल के ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो C1α1 प्लस C2α2। लेकिन अगर मान लो आपको कॉन्सेंट्रेशन और K1 दे रखा है, K1 K2 आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई, यस। अगर मान लो आपसे वीक एसिड का α1 पूछ ले, α2 पूछ ले, वो वाला फॉर्मूला भी आपकी स्क्रीन पर है।
फॉर्मूला ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और इसका डेरिवेशन जो इसका वन शॉट सेशन है, अभी मैंने सेशन लिया है अर्जुना में, उसमें मैंने इसका डेरिवेशन भी करवाया है। अर्जुना जो अपना जेई का चैनल है, वहां पर जाके आप इसका डिटेल वीडियो देख सकते हो, है ना, वन शॉट सेशन, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाई बेसिक एसिड या फिर पॉलीबेसिक एसिड या फिर डाई एसिडिक बेस या फिर पॉली एसिडिक बेस। अभी तक जो भी हम लोगों ने वीक एसिड की पीएच कैलकुलेट करी है, ये ऐसे वीक एसिड थे जो कि मोनोबेसिक थे। मोनोबेसिक का मतलब ऐसे वीक बेसिक बेस थे वो, या वीक एसिड थे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही H+ या फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही OH- डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के लिए हम लोगों ने पीएच का कैलकुलेशन किया था। लेकिन अगर मान लो एक कोई ऐसा एसिड है जो डाई बेसिक एसिड है, उसका पीएच कैसे निकालें, उसके लिए कौन सी चीज होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है, वो आप ध्यान रखो। जैसे मान लो एक मैंने एसिड ले लिया H3PO4, ठीक है, ये डिसोसिएट होगा, कितने H+ देगा, 3 H+ देगा दादा, है ना, ये 3 H+ देगा। और मान लेता हूं इसका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो है Ka। अब ये कैसे डिसोसिएट हुआ होगा, खुद सोच के देखो। ये 3 H+ दिए हैं, ये ऐसे टूटेगा, पहले इसने H+ दिया प्लस H2PO4- बनाया, फिर अगले स्टेप में H2PO4- जो होगा वो फर्दर H+ देगा और HPO4 2- बनाएगा। अगले स्टेप में फिर HPO4 2- होगा, वो डिसोसिएट होगा और PO4 3- देगा। मान लेते हैं इस स्टेप का आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 है, इस स्टेप का आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka2 है और इस स्टेप का आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka3 है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जो Ka का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा किसके, Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। यस, और ये जो K1 K2 K3 है, इनको क्या बोला जाता है, इनको स्टेप वाइज आयनाइजेशन कांस्टेंट बोला जाता है। क्या कहा जाता है दादा, स्टेप वाइज आयनाइजेशन कांस्टेंट कहा जाता है। डन। और यहां पर एक और समझने वाली बात है क्या, कि हमेशा जो फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और फिर जैसे जैसे स्टेप वाइज आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है। सबसे ज्यादा वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट की, फिर सेकंड की और फिर थर्ड की, इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो अगर मान लो फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब जो फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद H+ मिलेगा उसकी कंसंट्रेशन सबसे मैक्सिमम होगी। ये वाला H+ सबसे मैक्सिमम है क्योंकि इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट सबसे ज्यादा है। तो इसी वजह से ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मान लो कोई डाइबेसिक एसिड है तो उसका जो टोटल H+ आएगा, उस टोटल H+ में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका होगा, इस फर्स्ट वाले H+ का होगा। बाकी जो H+ होंगे उनकी कंसंट्रेशन पहले वाले के कंपैरिजन में काफी कम होती है, जिसको आप अप्रोक्सीमेशन के थ्रू नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। डन, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, यह हमारा अगला टॉपिक है। पीएच कैलकुलेशन हम लोगों ने एसिड और बेस का पीएच कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया है ना। एक छोटा सा फॉर्मूला मुझे और याद आ रहा है जो मैं आप लोगों को लिखवा देना चाहता हूं। देखो एक फॉर्मूला होता है Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। यस, ये होता है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, उसका Ka और उसके Kb के लिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो एसिड है आपका CH3COOH, है ना, इसके लिए K डिफाइन होगा और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, CH3CO-, इसका Kb डिफाइन होगा, है ना। तो इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka इंटू Kb हमेशा किसके इक्वल होता है, Kw के इक्वल होता है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता क्या है। देखो सारी दुनिया जानती है कि अगर मैं एसिड में बेस मिक्स करूं तो दादा क्या बनेगा, सर बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन यही आपके पास सॉल्ट था और इसमें आपने पानी ऐड कर दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया इसका, ये बन गया एसिड प्लस बेस, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिड बेस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। डन। एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं जो सॉल्ट लूंगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, मैंने एग्जांपल ले लिया है NH4Cl। दादा अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो वीक बेस कौन सा होगा, NH4OH, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, HCl। डन, मेरी बात समझ में आई। अगर देखो सॉल्ट है 100% टाइम्स में डिसोसिएट हो जाएगा,
यस, वाटर एज इट इज रहेगा ऐसे ही। NH4OH वीक बेस है, एज इट इज रहेगा। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयनाइज हो जाएगा। आप देखिए Cl माइनस से Cl माइनस उड़ गया, Cl माइनस से Cl माइनस उड़ गया। नेट हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन क्या बची, वो आपकी स्क्रीन पर लिखी है। ये है नेट हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन। और अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्ट के कैटायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है या फिर एनायनिक पार्ट का, आप लोग बोलोगे देखो साहब ये कैटायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो इस हाइड्रोलिसिस को कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। सॉल्यूशन में H+ आयन आपको एक्सिस में दे रखा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो जो pH होगा वो 7 से कम हो जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये वाला जो सॉल्ट NH4Cl दे देगा, बोलेगा इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस को कैटायनिक बोलोगे या एनायनिक बोलोगे, इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। वहीं पर अगर मान लो उल्टा हो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एग्जांपल ले लिया मैंने CH3CONA, डन। इसका आपने हाइड्रोलिसिस करवाया, बताइए क्या बनेगा। वीक एसिड होगा CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH। दादा ये सॉल्ट है, 100% आयंस में टूटेगा, है ना, प्लस H2O। फिर उसके बाद ये वीक एसिड है, बेचारा एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहेगा। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दादा ये 100% टाइम्स में टूट जाएगा। आज Na+ से Na+ उड़ गया, पीछे हाइड्रोलिसिस की नेट इक्वेशन क्या मिली आपको, वो आपकी स्क्रीन पर लिखी है। देखो अगर तुमसे पूछे कैटायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ है या फिर एनायनिक का, आप लोग बोलोगे सर दिख ही रहा है एनायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ है, दैट्स व्हाई इस हाइड्रोलिसिस को एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोला जाएगा। सॉल्यूशन में OH- मिल रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बेसिक होगा, और बेसिक है तो इसका जो pH होगा वो 7 से ज्यादा होगा, है ना। हर चीज छोटी से छोटी चीज आपको बताई जा रही है। अगर मान लो दोनों ही वीक हैं, ये ले रखा आपने, दोनों ही वीक हैं, तो क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा प्लस NH4OH बनेगा, डन। ये तो दादा सॉल्ट है, जब सॉल्ट है तो 100% आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। और ये वीक एसिड्स और वीक बेस हैं, ये एज इट इज ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। आपसे कोई पूछे कि आज एसिडिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है या एनायनिक, आप बोलोगे साहब दोनों का हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक, है ना। कैटायनिक और एनायनिक दोनों तरह का हाइड्रोलिसिस है, और जो pH होगा वो लगभग 7 के बराबर होगा। सॉल्यूशन एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, ये डिपेंड करेगा कि दोनों वीक एसिड या वीक बेस में से कौन ज्यादा वीक है। अगर मान लो एसिड ज्यादा वीक है तो सॉल्यूशन वीकली बेसिक होगा और pH 7 से थोड़ी ज्यादा होगी, और अगर मान लो बेस ज्यादा वीक है तो सॉल्यूशन वीकली एसिडिक होगा, pH 7 से थोड़ी सी कम होगी, डन। लास्ट चलते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट मैंने एग्जांपल ले लिया NaCl, इसको आपने पानी में डाला, क्या बना, NaOH प्लस HCl बना, डन। ये 100% आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। और दादा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी 100% आयंस में टूटेगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयंस में टूटेगा। Na+ से Na+ उड़ गया, Cl- से Cl- उड़ गया। तुमसे कोई पूछे, क्या पूछ ले अगर वो मुझसे कि क्या गम है, तो फिर क्या गम है अगर वो पूछ ले मुझसे, है ना। लेकिन दादा यहां पर आप बोलोगे सर ना तो कैटायनिक और ना ही एनायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किसी का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की। क्या होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और क्या होती है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, बहुत ही सिंपल सी चीज है। हाइड्रोलिसिस की जो रिएक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस को जो रिएक्शन है उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको बोला जाएगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जैसे ये वाली नेट हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन है ना, मैं लिख देता हूं इधर, ये वाली नेट हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन है, दिख रही है आप लोगों को, NH4OH प्लस H+, है ना। ये नेट हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको बोला जाएगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और हमेशा ध्यान रखना है प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन इसमें इंक्लूड नहीं होती, है ना। तो ये बन गया आपका KH, दिस KH इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, दिस KH इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, यस। जैसे मान लो ये वाली हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन होती है, एक बार के लिए सोच के देखो, है ना। ये वाली हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन होती CH3COOH प्लस OH-, है ना। यही वाली इक्वेशन है, ये वाली, ये नेट हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
मतलब इसका अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछे आपसे तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इसमें इंक्लूड नहीं करनी। डन। और एक आती है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तथा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को बोला जाता है एच। क्या होता है ये होता है नंबर ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड, सॉल्ट के कितने मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड, सॉल्ट के कितने मोल्स का हाइड्रोलिसिस हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मोल्स। आपने टोटल इनिशियल कितने मोल लेके चले हो, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मोल्स। आप अगर इसको रिलेट करोगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता था नंबर ऑफ मोल्स आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मोल्स, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मोल्स। डन। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं क्या, पीएच। हर एसिड के केस, हर सॉल्ट की पीएच अलग अलग होती है ना। सबसे पहला जो आपका सॉल्ट है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, क्योंकि वीक बेस है इसके लिए क्या डिफाइन होगा, के बी डिफाइन होगा। सबसे पहले आता है KH का फॉर्मूला, दादा वो होता है KW अपॉन KB। सबसे पहले फॉर्मूला ये होगा। फिर आता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H का वैल्यू, वो आता है अंडर रूट KH/C। C क्या है यहां पर, उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और फिर उसके बाद आती है पीएच। अब खुद सोच के देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब पीएच जो होगी वो 7 से कम होगी। 7 माइनस हाफ ऑफ पीके है माइनस हाफ ऑफ लॉग सी। बस ये फॉर्मूले हैं जो आपको इस केस में ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आपको बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी, है ना। यही वो फॉर्मूले हैं। आपसे या तो KH का वैल्यू पूछा जा सकता है, H का वैल्यू पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पीएच कैलकुलेशन हो सकती है। प्रीवियस के क्वेश्चंस उठा के देख लेना, इसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दूसरा जो सॉल्ट आता है वो आता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर दादा आपका वीक एसिड है, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, K गिवन होगा, ठीक है ना। तो यहां से KH का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आज KW अपॉन KA, और जो H का फॉर्मूला बनेगा वो सेम ही रहेगा अंडर रूट KH/C। क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, पीएच 7 से ज्यादा होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 7 प्लस हाफ ऑफ PKB प्लस हाफ ऑफ लॉग C। ये बन गया इसका पीएच। डन। और सबसे लास्ट में आपका फॉर्मूला आता है सॉल्ट। एक ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, दादा उसका अगर आप KH निकालोगे तो वीक एसिड है तो Ka डिफाइन होगा, और वीक बेस है तो Kb डिफाइन होगा। तो इसका जो KH मिलेगा आपको, दादा जो KH मिलेगा वो होगा KW अपॉन KA इंटू KB। एक और जो डिफरेंस आता है फॉर्मूले में वो आएगा H का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट KH बनेगा, यहां पर C नहीं आएगा। और अगर आप लोग इसका पीएच निकालोगे तो 7 प्लस हाफ ऑफ PK, एक बार प्लस और एक बार माइनस, माइनस हाफ ऑफ PKB। ये वाला आपका नेट फॉर्मूला बनेगा इस तरह के सॉल्ट्स की पीएच कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। तो ये है आपका पूरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जो भी फॉर्मूला आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में काम में आएगा वो आपकी स्क्रीन पर यहां लिखा है। डन। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अपना अगला टॉपिक है जिसका नाम है बफर सॉल्यूशंस। देखिए, अगर मान लो आपके पास एक कोई सॉल्यूशन है, उसमें मैं एसिड ऐड कर दूं तो क्या होगा, उस सॉल्यूशन की पीएच डिक्रीज करने लगेगी। अगर मान लो आपके पास उसमें मैं OH माइनस ऐड कर दूं, बेस ऐड कर दूं, तो क्या होगा सर, सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज करने लगेगी। ये होता है नॉर्मल सॉल्यूशंस के साथ। लेकिन बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दो, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड कर दो, या फिर उनको थोड़ा डाइल्यूट कर दो, तो उनकी पीएच में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। या फिर ऐसे बोल दें कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ये इन सॉल्यूशंस की खास बात होती है, इनकी पीएच आसानी से चेंज नहीं होती। ऐसे सॉल्यूशंस को बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। अब बफर सॉल्यूशन जो होता है उसको मैं दो तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं। एक अकेला सॉल्यूशन जो बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करे, और दूसरा दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर होगा जो एक बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। सर ऐसा अकेला सॉल्यूशन कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये जो सॉल्यूशन है, वीक बेस और वीक एसिड के सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है दादा, ये एक बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। अगर आप इसमें H प्लस या फिर OH माइनस ऐड करोगे, एसिड या फिर बेस ऐड करोगे, तो सॉल्यूशन की पीएच पे कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। और ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं उसकी पीएच का फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं, 7 प्लस हाफ ऑफ PK माइनस हाफ ऑफ PKB, है ना। जैसे मान लो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट ये है ना,
इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस प्रेजेंट होगा। मान लो आपने ऊपर से H प्लस ऐड कर दिया, एसिड ऐड करोगे तो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH में। और ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। कॉमन आयन की वजह से इसका आयनाइजेशन बहुत ही कम होगा, सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ा, इसका मतलब सॉल्यूशन की पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो आपने OH माइनस ऐड कर दिया, बेस ऐड कर दिया, तो NH4 प्लस क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NH4OH बना लेगा। और जो NH4OH होता है ये भी एक वीक बेस होता है, फर्दर आयोनाइज नहीं होगा, सॉल्यूशन में OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, तो सॉल्यूशन की पीएच भी चेंज नहीं होगी। अच्छा जी, अब बात यह आती है कि दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर जो होगा वो भी बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। इसको मैं फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं, एक होता है दादा एसिडिक बफर और दूसरा होगा बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है, देखो यहां पर एक होना चाहिए वीक एसिड का सॉल्ट, वीक एसिड का सॉल्यूशन, और दूसरा इस वीक एसिड के सॉल्ट का सॉल्यूशन, सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड। अगर आपने ये दो सॉल्यूशन ले लिए और इन दो सॉल्यूशंस का एक मिक्सचर बना लिया, तो वो जो मिक्सचर होगा वो बिहेव करेगा एक बफर सॉल्यूशन की तरह। आप बोलोगे सर एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाएगा। देखो एक वीक एसिड है CH3COOH और वीक एसिड का सॉल्ट होना जरूरी है CH3CONA। एक वीक एसिड है आपके पास H2CO3, इसका सॉल्ट का सॉल्यूशन NaHCO3। यस, मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है। मान लो आपने एसिड वीक ले रखा है और सॉल्ट भी ले रखा है, लेकिन वो सॉल्ट इस वीक एसिड का नहीं है, तो ये बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करेगा, है ना। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। कोई भी वीक एसिड जो होता है वो कितने बफर सॉल्यूशन बना सकता है, नंबर ऑफ बफर सॉल्यूशंस। जो आपका वीक एसिड होगा वो उतने बफर सॉल्यूशन बना पाएगा जितनी की उसकी बेसिसिटी होगी। यस, क्या होगी, जितनी उसकी बेसिसिटी होगी, जितनी बेसिसिटी उतने ही बफर सॉल्यूशंस वो बना सकता है। डन। और एक चीज और देख लो सबसे लास्ट में, ऐसे जो एसिडिक बफर होते हैं इनकी पीएच कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो पीएच का फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग, यहां नीचे आता है वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और ऊपर आती है उस वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन, है ना। जैसे अगर मान लो मैं फर्स्ट वाला केस ले लूं, तो अगर इसकी पीएच बफर सॉल्यूशन की पीएच निकालनी हो तो सर वो बनेगी pKa प्लस लॉग जिसका बेस 10 है ना। नीचे आएगा वीक एसिड मतलब CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर आएगा इसके कॉन्जुगेट बेस मतलब CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग एसिडिक बफर की पीएच कैलकुलेशन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन में दूसरा, जिसको मैं बोलूंगा बेसिक बफर। क्या कहोगे, बेसिक बफर। अगर आपको एसिडिक बफर समझ में आ गया तो आपको बेसिक बफर समझने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या होता है ये बेसिक बफर, सर एक सॉल्यूशन होना चाहिए वीक बेस का और दूसरा सॉल्यूशन होना चाहिए सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस, है ना, इस वीक बेस के सॉल्ट का सॉल्यूशन। इन दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दीजिए, वो जो नेट सॉल्यूशन बनेगा वो एक बेसिक बफर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर एग्जांपल दे दो। जैसे मान लो एक वीक बेस है NH4OH और इसी वीक बेस का एक सॉल्ट है NH4Cl, तो ये एक बेसिक बफर होगा, है ना। जैसे एक है RNH2 और इसका है RNH3 प्लस Cl माइनस, ये भी एक बेसिक बफर होगा। डन। अगर मैं बेसिक बफर की pOH कैलकुलेट करके बताऊं तो उसका फॉर्मूला बनेगा pKb प्लस लॉग जिसका बेस कितना है 10 है। यहां नीचे आएगा दादा वीक बेस की कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर आएगा कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। डन। और अगर मान लो यही वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल मैं ले लेता हूं, है ना, फर्स्ट वाला मैं एग्जांपल लेता हूं, तो नीचे वीक बेस की कॉन्सेंट्रेशन बोले तो NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन और ऊपर इसका कॉन्जुगेट एसिड मतलब NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप लोग बड़े आराम से बेसिक बफर का पीएच कैलकुलेट, पीओएच निकल गया ना, तो पीएच कितना हो जाएगा 14 माइनस POH हो जाएगा। ये तो आप लोग कर ही सकते हो। डन। अब बफर सॉल्यूशन के लिए एक और टर्म डिफाइन होती है जिसका नाम है बफर कैपेसिटी। क्या होता है बफर कैपेसिटी, क्या होती है ये, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच में अगर आपको चेंज लाना है, आपका एक पास एक बफर सॉल्यूशन है, उसकी पीएच में चेंज लाना है, कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो किसी भी सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन की पीएच में 1 यूनिट चेंज लाने के लिए उस बफर सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने एसिड या फिर बेस के मोल ऐड करोगे वही होता है आपकी बफर कैपेसिटी। मतलब अगर आपको ज्यादा एसिड और बेस के मोल ऐड करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब वो उतना ही अच्छा बफर है ना। तो किसी भी बफर की कैपेसिटी कितना अच्छा बफर है उसके बारे में कौन बताता है आपको, बफर कैपेसिटी बताता है ना। अगर मान लो मैं इसका फॉर्मूला लिखूं
अगर मान लो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं बफर कैपेसिटी का, तो वो फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग बफर कैपेसिटी निकाल सकते हो किसी भी बफर के लिए, है ना। लेकिन ध्यान देना 1 लीटर बफर में ही आपको एसिड या फिर बेस ऐड करना है, तभी जाके आप लोग बफर कैपेसिटी निकाल पाओगे। स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है, 1 लीटर होना जरूरी है। फिर उसके बाद एक और टर्म आती है बफर रेंज। देखो कोई भी जो बफर है वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकता है ना। ऐसे नहीं कि किसी भी पीएच पे वो बफर बन जाएगा, नहीं, एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही वो बफर की तरह बिहेव करेगा। और वो जो एसिडिक बफर की पीएच रेंज होती है ना, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। एसिडिक बफर के लिए जो पीएच रेंज होती है जिसमें वो बफर की तरह बिहेव करेगा, वो होती है पीके -1 से लेके टू pk+1 तक, है ना। pk-1 से लेके pk+1 तक। और वैसे ही दादा अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं, अगर मैं बेसिक बफर की बात करता हूं तो उसकी pOH रेंज होती है ना। क्या होती है? pOH रेंज होती है। फॉर्मूला होता है pkb-1 से लेके pkb+1 तक, है ना। pkb-1 से लेके pkb+1 तक। दिस इज द pH एंड pOH रेंज फॉर एसिडिक एंड बेसिक बफर, जो कि आपको डायरेक्ट याद होनी जरूरी है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम बफर एक्शन। मैक्सिमम बफर एक्शन का मतलब होता है किसी भी बफर की वो कंडीशन जिसमें उसकी पीएच चेंज को रजिस्ट करने की कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, उस कंडीशन को बोला जाता है क्या? मैक्सिमम बफर एक्शन। ये कंडीशन कब होती है? जैसे अगर मान लो एसिडिक बफर है आपका, अगर मान लो एसिडिक बफर का वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और उसके कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया, उस कंडीशन में उसका जो बफर एक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। और उस केस में उसका जो पीएच आएगा किसके इक्वल आएगा? पीकेए के इक्वल आएगा। और वैसे अगर मान लो बेसिक बफर की मैं बात करूं तो उसके मैक्सिमम बफर एक्शन के लिए वो सबसे अच्छा बफर की तरह कब बिहेव करेगा? जब वीक बेस की कॉन्सेंट्रेशन उसके कॉन्जुगेट एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगी। और अगर ऐसा हुआ तो उसका जो पीएच होगा, पीओएच होगा, वो दादा किसके इक्वल होगा? पी के बी के इक्वल होगा। डन। मेरी बात आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आ पा रही है ना। तो ये फॉर्मूले थे किससे रिलेटेड? बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है ऐसे सॉल्ट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं AgCl, AgCl कुछ सॉल्ट डिसॉल्व होगा, कुछ सॉल्ट डिसॉल्व होगा तो एक Ag+ एक्वस बनाएगा और Cl- एक्वस बनाएगा, होगा। इसका मैक्सिमम पोर्शन AgCl का अभी भी अनडिसोसिएटेड पड़ा रहेगा। तो आपके पास सॉल्यूशन में दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो ये आयंस और दूसरा इसका वो पार्ट जो अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है। इनके बीच जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, दैट पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम इज नोन एज सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। और इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसको क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, है ना। हम लोगों को पता है कि जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होते हैं उनको कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करना होता। दिस KSP इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको क्या कहोगे दादा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहोगे, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मान लो आपका सॉल्ट है AXBY टाइप का, ये कैसे डिसोसिएट होता है? ये होगा X इंटू A की पावर +Y प्लस Y इंटू B की पावर -X। इस तरह से ये वाला सॉल्ट डिसोसिएट होगा, है ना। जैसे मान लो आपके पास सॉल्ट है CaF2, ये कैसे टूटेगा? सर ये टूटेगा Ca2+ प्लस 2F-। तो अगर इसका आपको KSP लिखना है तो वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F की पावर -2। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो बोलो। डन। और जैसे मान लो ऐसा होता आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, इस तरह का कोई सॉल्ट है, कैसे टूटेगा? सर ये हो जाएगा 2 इंटू AS3+ प्लस 3 इंटू S की पावर -2, है ना। ये एक्वा स्टेट में होगा। तो इसका अगर आपको KSP लिखना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, तो क्या बनेगा? सर वो बन जाएगा AS3+ की पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S-2 की पावर 3।
डन। इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा, ये एक्सप्रेशन लिखना आना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके इसके बिना काम आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, और देखो आपको क्या करना है, किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का केएसपी और उसकी सॉल्युबिलिटी के बीच एक रिलेशन बनाना है। सॉल्युबिलिटी जो है यहां पर मैंने लिखा है किसमें है सर, वो मोल पर लीटर में है। अभी मैंने आपके सामने लिखा कि आपका जो सॉल्ट है वो किस तरह का है, AXBY टाइप का है। AXBY टाइप का सॉल्ट x इंटू ए की पावर प्लस y इंटू बी की पावर माइनस एक्स, इस तरह से डिसोसिएट होता है। डन। और अगर आप इसका केएसपी लिखोगे तो उसका फॉर्मूला बनेगा x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस वाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोग ध्यान में रखोगे, वेयर s इज सॉल्युबिलिटी। जैसे अगर मान लो मैं AgCl ले लेता हूं तो AgCl के लिए x भी 1 है, y भी 1 है। अगर आप इसका KSP और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन बनाओगे तो बनेगा KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर। अगर मान लो मैं CaF2 ले लेता हूं, इसका x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, तो इसका आप KSP और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन बनाओगे वो बनेगा KSP इज इक्वल टू 4s3। बाकी आप डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स को x और इस फॉर्म में कन्वर्ट करके x और y की वैल्यू निकाल के आप लोग KSP और सॉल्युबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये चीज आपको पता होनी जरूरी थी। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं आयोनिक प्रोडक्ट एंड KSP। देखो आयोनिक प्रोडक्ट और KSP इन दोनों का जो एक्सप्रेशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन सेम होता था KC का, वैसे ही आयोनिक प्रोडक्ट और KSP का एक्सप्रेशन सेम होता है। डिफरेंस क्या है कि जो KSP है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे डिफाइन है और IP जो होता है वो किसी भी कंडीशन में आप लोग डिफाइन कर सकते हो। तो इन दोनों में हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। मान लेते हैं आपका जो KSP है वो IP से ज्यादा है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि KSP और IP की वैल्यू बराबर है, और सर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि IP का वैल्यू ज्यादा है KSP से। अगर मान लो पहली कंडीशन है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब इसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम है इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा। और अगर मान लो आपका IP ज्यादा हो जाता है, IP ज्यादा होने का मतलब क्या है कि सर इसमें क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन अकर्स, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की। सॉल्युबिलिटी पे कॉमन आयन का क्या फर्क पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी पे कॉमन आयन का क्या इफेक्ट होगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपके पास AgCl है, यस, आपने लिखा सर ये होगा Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। मान लेते हैं T इज इक्वल टू 0 पर इसका 1 मोल था, ये 0 0 हो गया। इक्विलिब्रियम पे इसकी सॉल्युबिलिटी S है, मतलब S मोल डिसॉल्व हो गया। अब आपने क्या किया, इस AgCl के अंदर एक सॉल्ट मिला दिया NaCl, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, ये 100% डिसॉल्व हो जाता है ना। तो ये 100% डिसॉल्व होगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। जब आप T इज इक्वल टू 0 की बात करोगे, मान लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, ये 0 0 रहा होगा, थोड़े टाइम बाद ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, मतलब ये 0 हो जाएगा और ये C हो गया और ये C हो गया। आप एक चीज नोटिस करो, इन दोनों का एक आयन कॉमन है। जैसे ही आपने सॉल्यूशन में NaCl डाला, सॉल्यूशन में Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ने लग गई, और Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलेस प्रिंसिपल। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब सर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। तो कॉमन आयन की वजह से हमेशा सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। सर फर्क क्या पड़ेगा और कैलकुलेशन में, देखो आप इसके लिए KSP का फॉर्मूला लिखोगे, वो होगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस, है ना। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है S, और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, देखो S प्लस C। लेकिन ध्यान रखो ये जो C है इसका वैल्यू S से बहुत ज्यादा है, तो S प्लस C को मैं लगभग किसके इक्वल लिखूंगा, C के इक्वल लिखूंगा। जब भी कॉमन आयन आता है, जब भी कॉमन आयन आता है तो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कहां से लेनी होती है, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले पोर्शन से लेनी होती है। कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कहां से लेनी होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले पोर्शन से लेनी होती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C। तो Cl माइनस की जगह आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, C लिख सकते हो। उसके पीछे की कहानी मैंने आपको समझा दी है। डन। एक और छोटी सी चीज देख लो, मान लो आपने मिक्स कर दिया AgCl और AgBr, इन दोनों को, दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को मिक्स कर दिया। इसका KSP1 लिख देता हूं, इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP2 है और इसकी सॉल्युबिलिटी S2 है। तो ध्यान रखना KSP1
डिवाइडेड बाय KsP2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2। उनके KsP का जो रेशियो होता है वो उनकी सॉल्युबिलिटी के रेशियो के इक्वल होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, डन। अब एक चीज और ध्यान रखो कि जो AgCl की सॉल्युबिलिटी होती है वो अमोनिया सॉल्यूशन में, AgCl एंड CuCl2 अमोनिया सॉल्यूशन में इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है ना, वेरी हाई सॉल्युबिलिटी। और उसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो AgCl Ag+ देता है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है ना। तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से AgCl की सॉल्युबिलिटी वाटर की बजाय अमोनिया में बहुत हाई होती है। वैसे ही CuCl2 जो है वो क्या करता है, Cu2+ आयन जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके CuNH3 2+ बना देता है ना, ये वाला आयन बना देता है। और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से CuCl2 की सॉल्युबिलिटी अमोनिया सॉल्यूशन में बहुत ही हाई होती है ना। तो चलिए भाई लोगों, इसी के साथ हम लोगों ने पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम खत्म कर दिया। जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं। कोशिश करी है इस मैक्सिमम पोर्शन को कवर करने की इस वाली सेशन में। और ये जो सेशन 1 घंटे का हुआ है मेरे लिए 1 घंटे का नहीं है, मतलब जो एफर्ट लगता है इसमें वो लगभग 2 से 3 घंटे की क्लास के बराबर लगता है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट वे में आपको करवानी पड़ती है और हर एक चीज आपके दिमाग में होनी जरूरी है ताकि उसको फटाफट आप अपने स्क्रीन पर लिख पाओ, है ना। मैं उम्मीद करता हूं एक बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो गया होगा और आप लोगों को ये जो नोट्स हैं इसको आप लोग एज अ शॉर्ट नोट्स भी यूज कर सकते हो। इसमें आप चाहो तो और फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकते हो अगर मान लो कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी हो तो, ठीक है ना। तो चलिए फिर मैं आज का सेशन यहीं पर खत्म करने जा रहा हूं। एक सेशन और बचता है क्लास 11th का जिसका नाम है रिडॉक्स, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए आप सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दादा पढ़ाई जरूर करते रहें क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। अगले सेशन में मिलेंगे हम सब लोग, तब तक के लिए सारे लोगों को टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।